हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर किसे बोलते हैं और उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं आज। और फिर देखने वाले हैं कि इमेज है उसको ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, आपको याद होगा। आपने जो पढ़ा है उसकी नोट्स बनाइएगा और अच्छे से उसको पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो स्कूल में इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आपसे जुड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर्स किसे बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज, स्फेरिकल मिरर मतलब क्या है? तो ऐसी चीज की जिसकी सरफेस, जिस मिरर की सरफेस कर्व सरफेस होती है। ठीक है, ऐसी कर्व सरफेस के दो पार्ट है। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो कॉनकेव मिरर यानी ये जो मिरर है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड होती है। वो कैसी होती है? इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मींस व्हाट? आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मींस व्हाट? इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने लास्ट लेक्चर में मिरर्स किसे बोलते हैं इसके बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स मींस व्हाट? दे हैव कर्व सरफेस या फिर कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ spherical mirrors. First one is concave and then second one is convex. How can you define concave mirror? कैसे इसको डिफाइन करोगे? तो concave mirror में क्या होता है कि उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ट होती है, और convex mirror में आप क्या बोलोगे कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके रिलेटेड टर्म्स सीखने से पहले हमें क्या सीखना होगा? हमें सीखना होगा होलोस्फीयर क्या होता है। तो फर्स्ट इज होलोस्फीयर। तो ये होलोस्फीयर ऐसी चीज है जिसमें से हम इस मिरर को काट के बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो होलोस्फीयर है उसको हमने यहाँ से काट दिया और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको आउटवर्ड्स रखा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए, इसको यहां से काट दिया और काटने के बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम इनवर्ट रखते हैं। जो अंदरूनी पार्ट है इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखते हैं, तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज होलोस्फीयर। तो होलोस्फीयर क्या होता है? तो मिरर जिस पार्ट में से बनता है, ठीक है, उसे हम होलोस्फीयर बोलते हैं। होलोस्फीयर होता है उसमें से काट के इस मिरर को बनाया जाता है। अगर उसकी जो आउटवर्ड सरफेस है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और ये जो सरफेस है हम कौन सी रखते हैं? इनवर्ट रखते हैं, तो वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ करके रखा है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उस पे कुछ टर्म्स होती है, मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो क्या होती है वो टर्म्स? सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है ये m से लेके n तक, ठीक है, m से लेके n तक ये जो मिरर होता है उसको हम बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस। ठीक है, तो मिरर का ऐसा पार्ट, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं,
रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो मिरर का ऐसा पार्ट जो क्या करता है, जहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इस पार्ट को हम एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एम। और इस यहाँ पे जी सबसे पहली चीज देखिए क्या है, पोल। पोल मतलब क्या, तो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हम एपर्चर बोलते हैं, उसका जो सेंटर होता है P, यानी सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। और उसको हम क्या बोलेंगे, किससे डिनोट कर रहे हैं उसको, P से। तो ये जो हो गया वो हमारा P हो गया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पोल। नेक्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर, आपको पता है कि ये जो मिरर वाला है, ये मिरर है वो किसी स्फीयर में से काट के बनाया होगा, है ना। ये जो मिरर है उसको क्या किया होगा हमने, किसी मिरर में से किसी होलोस्फीयर में से काट के बनाया होगा। तो ये जो होलोस्फीयर था जिसमें से हमने इस मिरर को काट के बनाया है, उस होलोस्फीयर का सेंटर, ओके, ये जो होलोस्फीयर था जिसमें से हमने इस मिरर को काट के बनाया है, उस होलोस्फीयर का सेंटर है, उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर C इज सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर। तो जो होलोस्फीयर है उसका सेंटर होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो ये जो होलोस्फीयर है तो स्फीयर ही, तो उसकी रेडियस होगी। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P इज अ पोल which is located on sphere. Okay, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी C और P, C से लेके P तक का डिस्टेंस, यानी सेंटर से लेके जो स्फीयर है उसके पॉइंट तक का डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके, तो ये हो गया रेडियस, तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका इस सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम बोलते हैं R। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने क्या बोला C, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने क्या बोला R। बेटा ये सारी जो टर्म्स है आपको याद रखनी है, बहुत ही इजी है, आप इजीली समझ पाओगे। सिर्फ इसको इस ग्राफ, इस फिगर के साथ इसको कोरिलेट कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, जैसे हम उसको इमेज करते हैं कि हाँ इमेजिन करते हैं कि ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू P and C. What is P? P is a pole. And what is C? C is the center of curvature. तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड पोल है, उसमें से उन दोनों में से पास आउट होने वाली इमेजिनरी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आप जानते हो कि C और P दो पॉइंट्स हैं। उन दोनों पॉइंट्स में से अगर मुझे स्ट्रेट लाइन निकालनी हो तो कितनी स्ट्रेट लाइन निकलेगी? तो दो पॉइंट्स में से वन एंड ओनली एक ही स्ट्रेट लाइन पास आउट होगी इन दोनों में से। तो ऐसी एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन मैं बोल सकता हूँ, ये इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग थ्रू C एंड F यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास आउट होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस क्या है? तो जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस, ठीक है, क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट रेस है उसको हम मिरर में इंसिडेंट करवाते हैं। तो क्या होता है, तो वो
या फिर आप बोल सकते हो डाइवर्ज होंगे। ठीक है, तो कन्वर्ज कब होंगे? जब कॉनकेव मिरर होगा तो एक पॉइंट पे इकट्ठा होंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद, या फिर अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो क्या हो जाएगा? तो एक पॉइंट पे से इकट्ठा नहीं होंगे, दूर जाएंगे। अगर उसको पीछे की तरफ खींचेंगे फॉर एग्जांपल इस तरह से, इन सबको पीछे की ओर खींचेंगे तो एक पॉइंट में मिलते हैं, ऐसा हम इमेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये सारे के सारे एक्चुअली देखो ये तो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ये सारे पैरेलल आ रहे हैं, और ये पैरेलल होने के बाद डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो फिर कभी मिलने वाले ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? तो उसको पीछे की ओर एक पॉइंट पे देखते हैं उसको कि कहां पे वो मिल रहे हैं, तो पीछे की ओर खींचते हैं, जहां पे भी वो मिल जाए वो हमारा पॉइंट हो जाएगा F। या फिर बोल सकते हैं कि हम कॉनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं, तो ये सारे एक जगह पे कन्वर्ज होंगे और ये डाइवर्ज होंगे, ये एक दूसरे के पास आएंगे। देखो पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ज होंगे और ये डाइवर्ज एक दूसरे दूर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको पीछे की ओर खींचना पड़ेगा और एक पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को आप बोलते हो प्रिंसिपल फोकस, जिसको आपने डिनोट किया है F। ठीक है, क्या करना है? इसको प्रिंसिपल फोकस जिसे आप बोलते हो उसको हम F बोलने वाले हैं। वो होता क्या है? तो क्या करेंगे बेटा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट रेज इंसिडेंट करवाएंगे। वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो कन्वर्ज होगी या तो डाइवर्ज होगी। कन्वर्ज और डाइवर्ज होने के बाद जिस पॉइंट पे वो इकट्ठा होती है, ठीक है, उस पॉइंट को आप बोलते हो प्रिंसिपल फोकस। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? तो वी हैव प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो बेटा फोकल लेंथ। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस आपने देख लिया F, और ये जो पोल हो गया P, तो F और P के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो PF है, PF, इसको आप बोल रहे हो फोकल लेंथ। यानी PF इज इक्वल टू, इसको क्या डिनोट करने वाले हैं हम? इसको डिनोट करने वाले हैं स्मॉल f। ये जो प्रिंसिपल फोकस था, एक पॉइंट था, उसको हमने कैपिटल F डिनोट किया, और ये है डिस्टेंस है, P से लेके F तक का डिस्टेंस है, तो हमने इसको क्या डिनोट किया है? स्मॉल f। एपर्चर तो हमने पढ़ ही लिया। ये जो ऐसा पार्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिरर का ऐसा पार्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस, तो यहाँ पे MN, ये जो MN वाला पार्ट है मिरर का, ये हो जाएगा हमारा एपर्चर। ओके, समझ में आया यार? फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड देख ले। सबसे पहले हमने क्या बात की? सबसे पहले हमने बात की स्फेरिकल मिरर्स। तो वो क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर्स हम किसे बोलते हैं? तो जिसकी कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? कर्व्ड होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। तो उसके दो पार्ट है, एक है बेटा कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉनकेव किसे बोलते हैं? बताइए जरा। तो कॉनकेव किसे बोलते हैं? तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? इनवर्ड हो। और कॉन्वेक्स किसे बोलते हैं?
जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो। समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट पूछिएगा। अभी बात करते हैं होलोस्फीयर, जो यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। तो ये कैसे बनते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर? तो जो होलोस्फीयर लेते हैं हम, उस होलोस्फीयर को काटते हैं दो जगह से, ठीक है, और अगर उसकी आउटवर्ड सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज करेंगे तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और अंदर का जो पोर्शन है ये वाला पार्ट, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज करेंगे तो वो हो जाएगा कॉनकेव। ओके, कॉनकेव मिरर। चलो अभी इस कॉनकेव मिरर के टर्म में हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है। फर्स्ट इज पोल। तो पोल हम क्या किसे बोलेंगे? पोल। तो ये जो मिरर है उसका जो सेंटर है, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर है, उसको हम पोल बोलने वाले हैं। इसको आपने डिनोट किया है P। बेटा एक एक चीज याद रखिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है कि पोल मतलब क्या? तो ये जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बोलते हैं पोल P, ठीक है। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? तो ये जो हमारा मिरर होगा, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी मिरर है, तो ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो जो होलोस्फीयर में से काट के बनाया गया है, तो उसका भी कोई सेंटर होगा, तो उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने डिनोट किया है C। ओके, चलिए नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये C। रेडियस माने क्या? तो ये है स्फीयर, ये है सेंटर, तो उसकी रेडियस होगी, है ना बेटा? तो ये सेंटर है, सेंटर से लेके वहां तक का कोई पॉइंट यानी P है, पोल। तो C और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा स्फीयर का रेडियस, यानी PC क्या हो जाएगा? इस स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने डिनोट किया है R। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर P से लेके C तक का डिस्टेंस, यानी ये रेडियस, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ होलोस्फीयर। ये जो स्फीयर है उसका हमने जो रेडियस लिया है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, जिसको हमने बोला है R। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या C और P में से एक इमेजिनरी लाइन पास आउट करनी है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P एंड C, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और ये जो पोल है उसमें से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंसिपल फोकस। तो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? कैसे डिफाइन करने वाले हैं? तो एक ऐसा पॉइंट है, कहां पे है? तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट है वो पास आउट करेंगे, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो कन्वर्ज होगी या तो डाइवर्ज होगी, ठीक है, और वो होने के बाद वो एक पॉइंट पे मिलेगी सारी की सारी। यहाँ पे एक्चुअली में एक दूसरे से पास आके मिलती है, यहाँ पे एक दूसरे से दूर जाती है, अगर उनको पीछे की ओर खींचा जाए, ठीक है, पीछे की ओर खींचा जाए तो वो एक पॉइंट पे मिलती है। तो वो जो पॉइंट है कहां पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। वो जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो ये जो पॉइंट हो गया इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल फोकस। कैसा पॉइंट है ये? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने जो लाइट रेज है वो मिरर पे इंसिडेंट करवाए, इंसिडेंट होने के बाद यानी रिफ्लेक्ट हुए मिरर के कारण, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट को आप बोलते हो प्रिंसिपल फोकस। ओके, जिसको आपने डिनोट किया है F। चलिए नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। तो ये हो गया आपका
के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप बोलते हो क्या बेटा, उस डिस्टेंस को आप बोलते हो फोकल लेंथ। ओके, यहाँ पे दो डिस्टेंस है, एक है फोकल लेंथ P से लेके F तक का डिस्टेंस, दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आप बोलते हो R। ओके, ये देखिए P से लेके C तक का, और ये हो गया आपका एपर्चर, यानी मिरर का ऐसा पोर्शन जो क्या करता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जहां पे टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, दूसरी चीज आपको एक बता दूं कि ये जो F और R है उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या रिलेशन है, तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे R is equals to 2F, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है, इन दोनों के बीच का F और R के बीच का रिलेशन है। तो यानी ये जो CP है ना, CP, तो F उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, F उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी इसको ये C से लेके F तक का डिस्टेंस भी F जितना ही हो जाएगा। तो इसको डबल करोगे तो आपको R मिलेगा। अगर आपको F फाइंड करना है तो हो जाएगा R/2। कहां से लाए सर, यहां से लाए, F है, 2 है, मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स टू के इस तरह आएगा तो डिवीजन में है। तो यहाँ पे F और R का रिलेशन है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R और फोकल लेंथ F के बीच का रिलेशन क्या है, तो वो हमने यहाँ पे देखा कि R is equals to 2F, यानी जो R होगा वो ऑलवेज F से डबल होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, रिलेशन है। चलिए अभी आगे हमें रूल्स पढ़ने हैं, किसके, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। तो इमेज जो है उस इमेज को बनाने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने हैं। तो सबसे पहली चीज आपको इमेज कैसे मिलेगी। ठीक है, हमने पढ़ा है इमेज क्या होती है, उसके और उसके कितने टाइप्स होते हैं हमने आगे देखा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होती है, वो इमेज मिलती कैसे है, तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट where at least two reflected rays intersect or appear to intersect। यानी कहां पे मिलता है हमें, ये इमेज है वो कहां पे मिलेगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब भी दो या उससे ज्यादा मिनिमम 2 रेस तो होनी चाहिए तभी इंटरसेक्ट करेंगे। एक ही रे होगा तो क्या पे इंटरसेक्ट करेगा बताइए। ठीक है, तो 2 रेस मिनिमम 2 रेस चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के लिए तो मिनिमम 2, उससे ज्यादा होगी तो भी चलेगा। तो वो जो रेज है, वो ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, मिरर के थ्रू किसी भी सरफेस से आप बोल सकते हो, मगर मिरर है वो परफेक्ट सरफेस है। ठीक है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगी, किसी एक पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे मिलेगी और वो पॉइंट होगा जहां पे हमें इमेज मिलेगी। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से आने वाली रेस सरफेस से टकराती हैं, वहां से रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद एटलीस्ट 2 रेस, मिनिमम 2 रेस इंटरसेक्ट होनी चाहिए, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट पे हमें इमेज मिलती है। ओके, यानी इमेज मिलने के लिए हमें मिनिमम कितनी 2 रेस है वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए। चलिए, तो इसके 4 रूल्स हैं। यहाँ पे हमने लिया है कॉनकेव मिरर, है ना, या कॉन्वेक्स है, देखिए बताइए, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है, उसके हमें 4 रूल्स पढ़ने हैं।
कॉन्वेक्स में भी सेम ही है, ऐसे ही रूल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। रूल नंबर 1 कि कॉनकेव मिरर है उसको हम पैरेलल, कोई लाइट रे है वो पैरेलल इंसिडेंट होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके, याद दीजिएगा, वो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास आउट होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए पैरेलल रे है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ में से पास आउट होता है। सेम वही यहाँ पे हमने एक ही रे लिया है, तो जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑलवेज एफ में से ही पास आउट होंगी। रूल नंबर 1 क्या, पैरेलल जो रे है वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ में से पास आउट होगी। दूसरी चीज, अगर एफ में से हम जो रे है उसको इंसिडेंट करवाते हैं मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे, एकदम इजी। पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ में से पास आउट होगी, और अगर हम एफ में से इंसिडेंट करवा रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। डन। दूसरी चीज आगे देखते हैं, अगर हमने क्या किया तो सी, ये सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो, उस पे से हम रे को इंसिडेंट करवाएंगे मिरर पे, तो ऑलवेज उसी डायरेक्शन में वापस चली जाने वाली है। ओके, आप ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि किसी भी सरफेस पे कोई एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, तो उतने ही एंगल पे वो वापस रिफ्लेक्ट होंगी रेस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी डायरेक्शन में वापस जा रही है, तो देखिए ये है सेंटर और ये है हमारा स्फीयर, यानी ये स्फीयर और ये हमारा हो गया सेंटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रे बन रही है सी से लेके यहां तक की, ये वाली, तो ये तो हमारी रेडियस हो गई आर, है ना, रेडियस हो गई। तो ये क्या हुआ देखो, तो अगर इस पॉइंट पे अगर सरफेस को हम देखें तो ये हो गई इस पॉइंट पे सरफेस, ठीक है। याद कीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सरफेस हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रे है वो परपेंडिकुलर सरफेस, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है ना, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री पे वो इंसिडेंट हो रही है, यानी नॉर्मल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने कुछ इस तरह से ही पढ़ा था कि भाई ये क्या है, ये नॉर्मल हो जाएगा, जिस एंगल पे रे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे रे वापस चली जाएगी, ठीक है। तो अगर हम 90 डिग्री पे ही रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो 90 डिग्री पे ही वापस चली जाएंगी। अगर जितने एंगल पे वो इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी, तो यानी 90 के एंगल पे हम क्या करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस पॉइंट पे आपने पढ़ा होगा कि जो रेडियस होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये समझ में नहीं आया कि सरफेस, इस पॉइंट पे सरफेस कहां पे होगी, ये वाली सरफेस होगी, तो ये और ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होंगे तो उसी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाएंगे तो वो उसी डायरेक्शन में वापस भी चली जाएगी, ओके। तो सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। नेक्स्ट वन इज पोल पी पे हम अगर इंसिडेंट करवाते हैं, जितने एंगल पे वो इंसिडेंट
इंसिडेंट होगी तो जितना एंगल आई होगा उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे होगा एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, I इज इक्वल्स टू R। जितने एंगल पे हम इंसिडेंट करवाएंगे P पे उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। समझ में आया बेटा? तो ये 4 रूल्स है। फर्स्ट, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल इंसिडेंट करवा रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद F में से पास आउट होगी। F में से हम इंसिडेंट करवाते हैं मिरर पे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाएगी। C में से पास आउट होगी तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। और फोर्थ वन इज कि पोल P है उस पे जितने एंगल I पे हम इंसिडेंट करवाएंगे उतने ही एंगल R से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों के दोनों रूल्स और ये भी। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर से कितना दूर रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, किस तरह की इमेज मिलेगी, बड़ी मिलेगी, छोटी मिलेगी, ये सारी चीजें हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, इसके नोट्स बनाना है। अगर कोई भी डाउट हो तो इन्फॉर्म द स्कूल। थैंक यू वेरी मच।